औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जैसे आपको पहले बता दिया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला लेक्चर है जो कि इस सीरीज़ का हिस्सा है सिविल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का। सिविल जज का पेपर नंबर 1 आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। शुरू में ही गुजारिश करता जाऊं कि इसमें हम थोड़ा सा स्पीडी चलेंगे, जिसमें मेन चैप्टर्स कोशिश होगी कि तकरीबन पूरा स्टैचूट पूरी बुक होनी चाहिए, किसी भी चैप्टर को हम छोड़ेंगे नहीं, और प्रपोजिशंस, और तीसरे नंबर पे टेस्ट सिस्टम। टेस्ट में जैसे प्रपोजिशन हो गई, सब्जेक्टिव हो गया और ऑब्जेक्टिव हो गया, ये होगा हमारा तरीक़ाकार। बाकी मज़ीद अगर आप लोग कोई अपनी राय शेयर करना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला उसको भी देखेंगे। तो आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ आते हैं, पहला लेक्चर है हमारा। तो ये स्लाइड पर आप लोग देख रहे हैं कि लिखा है थिंग्स टू अंडरस्टैंड लॉजिकली। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको रीज़न के साथ और अंडरस्टैंड करें, आप कंसेप्चुअली आप किसी चीज़ को मुकम्मल एप्रीहेंड करें कि क्या है ये। अब हम आज ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इसमें जो चीज़ें कुछ समझने की है ना, उसके लिए गुजारिश ये है कि पहले आप सिविल सूट का आप कंसेप्ट लेके आएँ। हमारी इसी लेक्चर सीरीज़ में शुरू में सिविल सूट की डेफिनेशन आप लोगों को सारी बता दी गई है, लेकिन इख्तिसार के साथ सुन लें कि जिसमें एक प्लेंटिफ होगा और एक डिफेंडेंट होगा। प्लेंटिफ का कोई इशू है, लीगल इशू, उसे डिप्राइव किया गया है लीगल राइट से, वो अगेंस्ट द डिफेंडेंट होता है सिविल कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन में। अब फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द मैटर इन इशू, वो कुछ ऐसे ही है, आप ऐसे समझ लें कि सिविल सूट है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल। इस नोयत का दीवानी दावा है जो सिविल कोर्ट में दायर हो चुका है। अब इसके रेलिवेंट लॉज और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ आप लोग ये भी सुन लें कि इंशाल्लाह ताला जो प्रपोजिशन होगी ना, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो डिसाइडेड केस है ना, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अगरचे ये शायद आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत हाउ नाउ बहुत ज़रूरी है, और लिमिटेशन एक्ट भी होगा। अब ये चारों सब्जेक्ट्स सीपीसी स्पेसिफिक रिलीफ हो गया, टीपीए हो गया, लिमिटेशन हो गया, इसको कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही पढ़ना पड़ता है। आपको सिविल सूट ऑफ स्टेजेस की, जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं, और इसके अलावा जब अल्टीमेटली कोर्ट ने मैटर को डिसाइड करना है तो जनरली ये सारे सब्जेक्ट्स डिस्कशन में ज़रूर आते हैं। अब उसे आप नेक्स्ट देख लें, 3 चीज़ें बताई गई हैं: सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब सिचुएशन क्या है? आप देखें कि सिविल सूट इंस्टीट्यूट हो गया, प्लेंटिफ है, प्लेंट में क्या है जी, वो क्या कहना चाहता है कि जी हमारा एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जाए, उसकी ये प्रेयर है कोर्ट को। अब इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या अमल दखल है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस बारे में क्या कहता है, ये हम इंशाअल्लाह ताला देखते हैं इस चीज़ को, और विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की रेलिवेंट प्रोविजंस, सीपीसी का प्रोसीजर का है, ये भी इंशाअल्लाह ताला हमारी इसमें स्टडीज़ में आ जाएगा। बाकी भी लॉज इसके साथ ही हैं। अब ये थी पहली बात। अब ये काफ़ी सोचा आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अब हम हर सब्जेक्ट को
डीपली करें, वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने पाक ने जब मौका दिया बाद में वो भी ज़रा देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल सरे दस्त हमारे पास इतना टाइम इस चीज़ के लिए नहीं है। तो आज के लिए 4 चैप्टर्स हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, उनकी आप थोड़ी सी ज़रा तरतीब देख लें। चैप्टर 1 है ऑफ द कम्युनिकेशन, अब ये स्लाइड्स पर आप लोग देख रहे हैं, ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। ये चैप्टर 3 से शुरू हो रहा है, 9 तक जाता है। इसके बाद हमारा है चैप्टर 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाइडेबल एग्रीमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं और वाइडेबल एग्रीमेंट्स क्या हैं। ये इसकी सेक्शन सीरीज़ है 10 से लेकर तकरीबन ये हमारे 30 तक जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3 ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये हमारे सेक्शन सीरीज़ 31 से शुरू हो रही है। चैप्टर 3 हमारा ये 31 से लेकर ये है हमारी इस तक 36 तक, इसके बहुत थोड़े सेक्शंस हैं। उसके बाद आज के लिए हमारा लास्ट चैप्टर है ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये 37 से इसके सेक्शंस शुरू होते हैं और 67 तक जाते हैं। अब ये आप लोगों को शॉर्ट इंट्रोडक्शन करा दिया। अब इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे नेक्स्ट आज या कल आप लोगों के जो टेस्ट होंगे प्रपोजिशन, सब्जेक्टिव और MCQs, पहले हम इंशाल्लाह ताला इन 4 चैप्टर्स को लेंगे। उसके बाद फिर जो भी हालात वाक़यात हो हुए उसके मुताबिक हम चलेंगे। अब आज शुरू करते हैं। इसका पहले हम डेफिनेशन पोर्शंस से। अब इसका जो डेफिनेशन पोर्शन है ना, या इसका बेसिक कंसेप्ट है, जैसा कि शुरू में आप लोगों को सारा कुछ मैं बता चुका हूँ सिचुएशन का। अब इसकी आप स्कीम देख लें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बेहतर समझने के लिए चाहे आप लोग लिख लीजिएगा, काम मुझे चेक करा लीजिएगा, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं देख लूँगा। अब इससे पहले सबसे पहले हमारी डेफिनेशंस आ जाती हैं। अब डेफिनेशंस में कौन कौन सी हैं। अब पहले आप कंसेप्ट ये जहन में रखें कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ पार्टी। कोई ऐसा इंसान, चाहे लीगल पर्सन है या नेचुरल पर्सन है या कोई भी अथॉरिटी है जिसे कानून ने ये हक दिया है कि वो मुआहदा कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसका पहले होना ज़रूरी है। उसके बाद सबसे पहले प्रपोज़ल आ जाती है। प्रपोज़ल या ऑफ़र एक ही चीज़ है। अब इसका आप लोग एक जहन में हमेशा रख लें, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल ट्रांजैक्शन का होता है। ट्रांजैक्शन किसी भी तरह की हो सकती है जो कि लीगली एक्सेप्टेबल हो। अब प्रपोज़ल क्या है, वेरी सिंपल, कि अगर किसी इंसान ने किसी को प्रपोज़ल की है, मिसाल के साथ आप देख लें, कोई बिज़नेस प्रपोज़ल है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं, बिटवीन द कंपनीज़ है, बिटवीन द पर्सनस है। ऑफ़र क्या है कि जी एक शख्स ने ज़मीन बेचनी है दूसरे शख्स को, ये कितने की बेचनी है, मोड ऑफ़ पेमेंट क्या होगा, आप कैसे रकम की अदायगी करेंगे। अब ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान बात है। अब ऑफ़र या प्रपोज़ल प्रोमाइज़र कर रहा है, नेक्स्ट आप लोग देखेंगे इसको, और जिसको ऑफ़र की जा रही है वो शख्स है प्रोमाइज़ी। ऑफ़र क्या है कि विलिंगनेस है, कोई इंसान अपनी मर्ज़ी का इजहार करता है किसी दूसरे शख्स के साथ कि जी इस काम को किया जाए या ना किया जाए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स ना मुख्तलिफ नेचर के हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत वसी है, वो इंशाल्लाह ताला टाइम के साथ आप लोगों को बताते आएंगे। अब ये प्रॉमिस कब बनता है प्रपोज़ल, बी में आप लोग देख लें कि जब एक शख्स ने दूसरे को अपनी रज़ामंदी का इजहार किया और दूसरे शख्स ने इसको तस्लीम कर लिया। अब रज़ामंदी का तस्लीम होना सिर्फ प्रॉमिस है। उसके बाद क्या है, प्रोमाइज़ी का आप लोगों को बता चुके हैं कि जिसको ऑफ़र की गई है और जिस शख्स ने एक्सेप्टेंस दी है उसको प्रोमाइज़ी कहा जाता है। अब उसके बाद आप
डी को देख लें, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमाइजर द प्रोमाइजी और एनी अदर पर्सन हैज डन और अब्सटेन्ड फ्रॉम, ये एक मिनट ज़रा देख लेना, ये स्लाइड आगे चली गई थी उसके लिए मैं देख रहा था। द प्रोमाइजी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और अब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग और डज एब्सटेन्स। अब इसकी ना यही वर्डिंग आ रही है क्या, promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। अब consideration को ना एज ए होल आप लोग देख लें, बदल उर्दू में हम क्या कहते हैं, बदल के, इसका जी आप बदले में क्या देंगे। अब देखें, एक साइड से ऑफर है, दूसरी साइड से एक्सेप्टेंस है। कंसिडरेशन क्या है, यही आप सूट एग्रीमेंट टू सेल को देख लें। अब इसमें रकम है ना, पैसा। अब एक शख्स ने अपने 10 मरले का प्लाट बेचा जी, तय तवा हो गया 20 लाख रुपए में। अब ये 20 लाख रुपए इसकी कंसीडरेशन है, सेल अमाउंट इसको कहा जाता है। अब ये डी हो गया। उसके बाद आप इस पे आ जाएं, एग्रीमेंट क्या, कि कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ये एग्रीमेंट हो गया। अब नेक्स्ट एफ को देख लें, प्रॉमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब ये रेसिप्रोकल का ना गौर से ज़रा तफसील से सुन लें, थोड़ा सा वजाहत इसकी करता जाऊंगा। अब एक हम पहले सिंपल देखा है प्रॉमिस को, कि एक ऑफर हुई, उसकी एक्सेप्टेंस हो गई, ठीक है जी। अब ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या हैं। अब इसका कुछ ऐसा है कि जब एक प्रॉमिस में, एक कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी आ जाएं कि दोनों पार्टीज बाउंड हो जाएं। कैसे बाउंड हो जाएं, इस बात को मज़ीद ज़रा देखें कि एक उस जो टर्म एंड कंडीशन है ना, अब इसका ना वेरी सिंपल मैं इसकी प्रैक्टिकली इलस्ट्रेट कर देता हूँ, इस वजह से इस पर मैं ज़्यादा जोर दे रहा था। अब देखना, एक कंपनी है, दूसरी से मुआहदा करती है कंपनी, फ़र्ज़ किया मिल्क के, ये हैं मिल्क प्रोडक्शन की कंपनी है, ये ऑयल की हो गई, साबुन की हो गई। अब ये एक कंपनी दूसरी से मुआहदा करती है कि जी हमें ये चीज़ें दें। अब दूसरी कंपनी के पास भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो वो बेचना चाहती है, दूसरी कंपनी कहती है कि जी आप भी हमें ये प्रोडक्ट्स दे दें। अब एक कंपनी 4 प्रोडक्ट्स दे रही है, दूसरी कंपनी 6 प्रोडक्ट्स दे रही है। अब ये प्रोडक्ट्स की बाबत उनसे मुआहदा हो रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बाउंड हो रहे हैं। अब डेफिनेशन को ज़रा देख लें, इस वजह से शुरू में आप लोगों को बताया कि कंसेप्ट को ज़रा समझ लें। promises which form the consideration or part of the consideration for each other। अब each other एक दूसरे के लिए, जब ये दोनों लोग एक दूसरे से मफादात लेंगे तो वो प्रॉमिस रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहा जाएगा। अब जी है, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये वाइड हो गया। बातिल एग्रीमेंट एक ऐसा है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। कैसे, अब कोई कानूनी रुकावट आ गई है या कानून ने जिसको मना कर दिया है, तो इस तरह का एग्रीमेंट वाइड हो गया। अब वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सारा हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसी के गिर्द ही घूमता है। जनरली जो हमारे यहाँ अदालतों में सूट्स आते हैं वो एनफोर्सेबल एग्रीमेंट ही होता है काफ़ी हद तक, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस भी एग्रीमेंट की बाबत अदालत में दावा दायर हो तो वो एनफोर्सेबल हो। उसके बाद आप देख लें, एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है या किसी एक पार्टी की ऑप्शन पर एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो उसको हम वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब ये लास्ट डेफिनेशन देख लें, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेज टू बी एनफोर्सेबल। अब इसका क्या है, एक ऐसा मुआहदा जो कि नाकाबिल अमल नहीं रहा कानून के मुताबिक, वो वाइड हो जाता है। इसके ना काफ़ी सारे हालात वाक़यात हैं, हम आपको मिसाल दे रहे हैं। जैसे ये कोरोना का पूरी दुनिया में मसला आया, बीमारी का, पूरी दुनिया में बिजनेस ट्रांजैक्शंस रुक गई,
या गवर्नमेंट के ऐसे हालात व वाक़यात आ जाते हैं कि गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा देती है, किसी कानून की रोशनी में नए लाज मुतारफ़ हो जाते हैं, तो उससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पार्टीज़ के हो चुके होते हैं तो वो वाइड हो जाते हैं। वो क्यों कि ये बई लॉ अब एनफोर्सेबल ही नहीं रहे। ये हमारा डेफिनेशन पोर्शन था। उसके बाद ये आ जाएं आप लोग चैप्टर 1 पर। इसका जैसे आप लोगों को शुरू में बताया था कि एक एक चीज़ को हम ज़्यादा तफसील से भी नहीं करेंगे, बस आप लोगों को एक हिंट देना है या एक समझ लें कि तैयारी का एक बहाना या ज़रिया है। अब कम्युनिकेशन क्या है? ऑफ़र एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। अब ऑफ़र है ना, इसको कम्युनिकेट कैसे होना है, ऑफ़र ने एक्सेप्ट कैसे होना है और इसकी रेवोकेशन कैसे होनी है। रेवोकेशन को आप कह सकते हैं कैंसलेशन या मनसूखी, कि जी इस पर अमल दरामद नहीं होना। कम्युनिकेशन जो बेस्ट है अकॉर्डिंग टू द अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस, जो बेस्ट कम्युनिकेशन हो सकती है वो इस्तेमाल की जाए। ऑफ़र के लिए एक्सेप्टेंस कब होगी? जब कम्युनिकेशन हो जाए। रेवोकेशन कब होगी? जब एक्सेप्टेंस नहीं हुई। इसमें ना मोड्स, क्योंकि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है काफ़ी पुराना, तो इसमें भाई पोस्ट वगैरह के वो दिए गए हैं कि कुरियर सर्विस भी आप कह सकते हैं या गवर्नमेंट का भी सिस्टम कह सकते हैं कि जी खत डाला, उन तक नहीं पहुंचा, लेकिन आपने पहले उनको बता दिया कि जी हम मुआहदा नहीं करना चाहते। अगर लॉफुली आप अथराइज्ड हैं, आपको ये राइट हासिल है, तो वो आपकी रेवोकेशन हो जाएगी। कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है? जब दोनों पार्टीज़ के नोटिस में आ जाती है, जब ऑफ़र हो या एक्सेप्टेंस हो। रेवोकेशन का भी इसका यही हिसाब है। रेवोकेशन अब कैसे की जाती है? जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो रीज़नेबल टाइम है, अगर विद इन टाइम आप दूसरी पार्टी को बता दें तो उसकी रेवोकेशन हो जाएगी। अब एक्सेप्टेंस भी, अब देखें ना, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही बताता है और ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स की भी यही फाइंडिंग्स हैं कि हर चीज़ को क्लियर होना चाहिए। कंडीशंस जो भी मामलात हैं, हर चीज़ क्लियर हो, एम्बिग्विटी ना हो। ये है बेसिक इसकी रूल। अब इसमें ये पहले चैप्टर के लास्ट में प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, अब ये एक्सप्रेस तो हो गया ना रिटर्न या ज़हरी तौर पर। अब इम्प्लाइड कौन से हो गए? इम्प्लाइड वो होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस समझे जा सकें, एक रीज़नेबल कंक्लूजन जिनसे ड्रा हो सके, वो चीज़ एक इम्प्लाइड होती है। वो कैसे? जो हमारा कस्टम है, अब ट्रेड कस्टम्स होते हैं ना, उनके मुताबिक जो चीज़ अमल होती है तो उसे हम इम्प्लाइड कहते हैं। जैसे मार्केट का एक कस्टम होता है ना, हर शहर का, हर सूबे का, हर इलाके का एक अपना निज़ाम है तिजारत का। वेरी सिंपल कि जी कोई चीज़ ख़रीदी है, अब उसकी पेमेंट तो हो गई जो ख़रीदार है, अब इसके जो मुख्तलिफ चार्जेस हैं, फ़र्ज़ किया कि जी एक चीज़ को दूसरी जगह लेके जाना है, आपने कोई सर्विस लेनी है किसी ट्रांसपोर्टर की, वो पेमेंट कौन देगा? ये इम्प्लाइड अंडरस्टूड चीज़ें होती हैं, इससे मुतल्लिक़ ये बात की गई है। अब दूसरा आ जाएं आप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाइड एग्रीमेंट्स। पहले हम अच्छे तरीके से इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। अब वाइडेबल हैं एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। अब वाइड तो वो है ना जो अकॉर्डिंग टू लॉ एनफोर्सेबल हैं ही नहीं। सेक्शन 10 इसके इंग्रेडिएंट्स बयान करता है। उसके बाद आप अच्छे तरीके से इनको देखते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है? कॉम्पिटेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसकी कुछ ना रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए जी। अब फ्री कंसेंट में क्या क्या चीज़ें हैं? क्वेश्चन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। ये इसमें तकरीबन थी फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन आ गया, मिस्टेक आ गई और मिस रिप्रेजेंटेशन आ गई। ये चीज़ें हैं। अगर ये इनमें से कोई भी चीज़ अगर मिसिंग हो तो फिर ये फ्री कंसेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लीगली पर्सन कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, साउंड मैन होना चाहिए और कंसिडरेशन इसमें होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, तो ये
इसका डेफिनेशन सारा पोर्शन आ जाता है, सेक्शन ये सारे इसी को डील करते हैं। अब इसमें विदाउट फ्री कंसेंट के साथ जो वाइडेबिलिटी है, अब वो किसका अख्तियार है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को एनफोर्स कराए, करे या ना करे, इसमें ये सारी बातें दी गई हैं। अब मिस्टेक एज टू लॉ 21 को आप देख लें। अब मिस्टेक एज टू लॉ की बाबत जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वो एनफोर्सेबल नहीं होते कि दोनों फ्रीकैन कानूनन गलती पर थे। अब ये कंसिडरेशंस लॉफुल कौन सी हैं, कौन सी नहीं है, इनको आप लोग खुद ही अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो इसको मैं स्पीड अप इसलिए कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों का ज़्यादा टेस्ट पर फोकस होगा। प्रपोजिशन में ये सारी आप लोगों की चीज़ें चेक होंगी। अब ये है कि जो सेक्शन आप लोगों को समझ नहीं आया या जो चैप्टर अभी समझ नहीं आया उसका आप बता दें तो एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज़ वही गुजारिश की थी पहले भी, अब इतना टाइम नहीं रहा कि एक सब्जेक्ट को इतना टाइम दिया जाए। तो ये वाइड एग्रीमेंट से मुतल्लिक़ ये हमारे नेक्स्ट सारे सेक्शन पोर्शन आ गया। इसको आप देख लें कि कौन से एग्रीमेंट वाइड हैं, वाइडेबल हैं, कहाँ कहाँ इजाज़त दी गई है, कहाँ कहाँ किन हालात में इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसकी वेरी सिंपल आप मिसाल सुन लें, उसके बाद फिर इसको अपने तौर पर समझ लीजिएगा। अब पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े, उसमें टाइम आ गया, हर चीज़ आ गई। अब ये कॉन्टीजेंट क्या है, सिर्फ जहन में एक बात जहन में रख लें, जो कंडीशनल होते हैं मशरूत अकॉर्डिंग टू लॉ। स्टेट लाइफ इसकी बेहतरीन मिसाल है। जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं ना, कंपनीज़ हैं, EFU है, स्टेट लाइफ है और भी दीगर हैं। अब इसमें क्या होता है, स्टेट लाइफ का मुआहदा होता है एक पर्सन के साथ कि जी आप जनरली ये फॉर 20 ईयर्स होते हैं कि जी 20 साल आप एनुअली हमें इतने पैसे देते रहेंगे। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आप लोगों को मुकम्मल बेनिफिट दे दिया जाएगा अक़सात की अदायगी से पहले। अदरवाइज़ 20 ईयर्स आप पेमेंट करें, उसके बाद हम आपको विद प्रॉफिट पैसे दे देंगे। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं होती ना कि किसी आदमी ने मर जाना है, किसी को नहीं होता पता कि अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है पहले तो उन हालात में ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लागू होते हैं। ये इसी चीज़ को डील करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इनमें फ़र्क है, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। अब इसके बाद ये चैप्टर 4 इंतहाई अहम चैप्टर है ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म्ड। इसमें ना जनरली सारी लाइबिलिटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं पार्टीज़ की कि जी जो तय तवा हुआ है आपने उसके मुताबिक ही चलना है, जो कस्टम है उनके मुताबिक चलना है। जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई पार्टी नेग्लिजेंस करती है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अमल नहीं करती, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, इंतहाई अहम चैप्टर है, इसको भी अच्छे तरीके से देख लें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये आप लोगों को तरीका पढ़ाई का पसंद आ गया है या बेहतर है, हमारी भी राय यही है, तो इसी के मुताबिक चलते हैं। अदरवाइज़ फिर इंशाल्लाह ताला भी थोड़ी देर तक ग्रुप ओपन करते हैं, वहाँ भी डिस्कस करते हैं। इन गुजारिशात के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।